9 अक्टूबर 2024 को हम सब ने इंडिया के मोस्ट लव्ड बिजनेसमैन को खो दिया और मैं भी उन लोगों में से ही हूँ जो आज तक उनसे कभी नहीं मिली। बट फिर भी उनके जाने के बाद ऐसा लगा दैट इट वॉज अ पर्सनल लॉस। एंड मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैं इकलौती इंसान नहीं हूँ जिसको ऐसा फील हो रहा है। हम सब को, बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हुआ दैट इट इज़ अ पर्सनल लॉस। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी स्टाइल ऑफ लीडरशिप, उनकी ज़िंदगी एक ऐसा example थी that was not just limited to his employees and his community and his companies but was inspiring for the whole world। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 5 timeless lessons that we all can learn from the legendary रतन टाटा सर। Lesson number 1, putting people first। मैंने उनके बारे में जितना पढ़ा, जितना जाना, उनके इंटरव्यूज सुने, वन ऑफ द बिगेस्ट टेकअवेज फ्रॉम हिज लाइफ जो मैंने सीखे हैं वो थे कि वो अपनी ज़िंदगी ही एक ऐसी अप्रोच के साथ जीते थे जिसको कहते हैं पुटिंग पीपल फर्स्ट। मतलब ये सिर्फ उनकी कम्युनिटीज़, उनकी एम्प्लॉयज़ या फिर उनकी कंज्यूमर तक लिमिटेड नहीं है। वो अपने अराउंड जितने भी लोगों को देखते थे, हमेशा अपने काम से ज़्यादा अहमियत अपने आसपास के लोगों को देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2008 में जब मुंबई अटैक्स हो रहे थे और ताज होटल पे इतना बड़ा अटैक हुआ था, तो वो उस अटैक के दौरान अपने होटल के बाहर खड़े रहे पुलिस फोर्सेस और आर्मी फोर्सेस के साथ, और उन्होंने उनको बोला कि चाहे अगर आपको मेरा पूरा का पूरा होटल डिस्ट्रॉय करना पड़े तो आप बेशक कर दीजिए, मगर एक भी टेररिस्ट बचना नहीं चाहिए। वो मुसीबत के फील्ड में उतरे रहे। वो चाहते तो वो अपने घर में, अपने शेल्टर में, अपने एम्पायर में भी रह सकते थे, मगर वो होटल के बाहर फोर्सेस के साथ खड़े रहे। जितने भी लोग उस अटैक में अफेक्ट हुए, उन सब के सैलरीज पूरी ज़िंदगी भर के लिए उनको दी गई हैं। उनके बच्चों की एजुकेशन पूरी की पूरी स्पॉन्सर करी। और ना कि सिर्फ ये, क्योंकि ये स्टेप्स तो पैसे ओरिएंटेड हैं कि आपने उन फैमिलीज़ के लिए पैसा दे दिया और उनको ज़िंदगी भर सैलरीज दे दी, मगर वो रियल ग्राउंड पर जाकर जो लोग सर्वाइवर्स थे और जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे, उनको बाकायदा हर रोज़ हॉस्पिटल में जाकर मिलने जाते थे, और वो तब तक जाते रहे जब तक वो पूरे के पूरे ठीक नहीं हो गए। जो लोगों ने इस अटैक में अपनी जानें गंवाई, उन लोगों के घर जाकर उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने सिर्फ लोगों की परवाह पैसों से नहीं की, मगर इमोशन से की। This is a very great example of showing empathy and responsibility towards his workforce। Lesson number 2, humility in leadership। जिसकी रेवेन्यू 13,80,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो, मतलब नेपाल, भूटान, श्रीलंका को मिलाकर उनकी जीडीपी से ज़्यादा हो, जिसके पास 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हो, वैसी इंसान की ये वाली कहानी शायद आपने ना सुनी हो। तो एक दिन मिस्टर रतन टाटा अपने सीनियर मैनेजर्स के साथ एक मीटिंग के लिए जा रहे थे और वो नासिक में एक हाईवे पे थे, और उस दौरान उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो सारे अपने अपने जगहों से उतरते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, ताकि उनका ड्राइवर टायर चेंज करे और फिर वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करे। उस दौरान वो सारे सीनियर मैनेजर और मिस्टर रतन टाटा किसी पास वाले कैफ़े में या शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो चाय वगैरह पी सकें और मीनवाइल ड्राइवर टायर ठीक कर सके। उस दौरान थोड़ी देर में ही वो नोटिस करते हैं उनके सारे मैनेजर्स के रतन टाटा सर तो है ही नहीं, एकदम से गायब हो गए, कहाँ हैं। तो उनको देखने के लिए बाहर निकलते हैं उस शॉप से, तो देखते हैं कि मिस्टर टाटा अपना कोट उतार कर उस ड्राइवर के साथ टायर चेंज कर रहे हैं इन द मड। एंड कोई भी सीनियर मैनेजर ने भी ये स्टेप नहीं उठाया, क्योंकि वो लोग भी एक हायरार्की की पोजीशन पे थे। तो उन्होंने भी वो काम बेहतर ही समझा कि वो ड्राइवर ही टायर चेंज कर लेगा, मगर मिस्टर टाटा ने समझा कि अगर वो उस ड्राइवर की मदद कर देते हैं तो जल्दी वो लोग टायर चेंज कर पाएंगे और अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच पाएंगे और मीटिंग के लिए लेट नहीं होंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स उन्होंने अपने इंटरव्यू में शेयर किए हैं जहाँ पे वो शोल्डर टू शोल्डर अपने वर्कफोर्स के साथ काम करते रहे हैं, और उनकी वर्कफोर्स ने उनको अलग अलग चीज़ें सिखाई हैं। तो 91 में जब वो चेयरपर्सन डिक्लेयर हुए टाटा ग्रुप के, तब उन्होंने ये बात अपने इंटरव्यू में बोली कि वेरी फ्यू चेयरपर्सन हैव द प्रिविलेज कि वो अपनी वर्कफोर्स के साथ फ्रेंडली बिहेवियर कर पाएँ, या उनकी वर्कफोर्स उनके नाम से उनको आकर अप्रोच कर पाए। तो उन्होंने लीडरशिप में ह्यूमिलिटी रखी है कि
अगर कोई छोटा वर्कर भी है वो भी आकर रतन टाटा को आकर बोलता था कि जब आप मेरे साथ टाटा स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, फर्नेस में काम करते थे, तो मैंने आपको ये टेम्परेचर रीड करना सिखाया था, टेम्परेचर को डिटरमाइन करना सिखाया था और बाकी टेक्निकल चीज़ें जो उन्होंने अपनी छोटी वर्कफोर्स से सीखी, और वो उनके साथ हमेशा फ्रेंडली तरीके से जुड़े रहे। और उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में ये वर्ड यूज़ किया है, प्रिविलेज, दैट वेरी फ्यू चेयरपर्सन्स हैव द प्रिविलेज कि वो अपनी वर्कफोर्स के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप डेवलप कर पाएँ जहाँ पर कोई भी आकर उन्हें कैसा भी फीडबैक दे सकता है और वो ह्यूमिलिटी से उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, क्योंकि हम जब एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो बहुत ही बड़े लेवल पे बिज़नेस चला रहा है, वो अब बिज़नेस चलाते चलाते या फिर अपने ऑपरेशंस करते करते उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है और ऐसे लोग अनअप्रोचेबल बन जाते हैं। मगर ही इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी and perfect example of friendliness and perfect example of being approachable, apart from being the chairperson of such a big group and empire. Lesson number 3, taking risk with innovation. 100 से ज़्यादा कंपनीज, 150 साल से ज़्यादा की एग्जिस्टेंस, ये तो कोई भी बात समझ जाएगा कि किसी भी बिज़नेस को इतना लंबा सस्टेन करने के लिए बहुत सारी इनोवेशन की ज़रूरत होती है। तो मैं उस इनोवेशन की बात नहीं कर रही जो अपनी रेलेवेंसी को मेंटेन करने के लिए होती है, जिसे कहते हैं वक्त के साथ बदलना। वो तो ऑब्वियसली वो उन्होंने किया ही है, एक्सपेंशन की है, वैरायटी की है। मैं उस विजनरी थिंकिंग की बात कर रही हूँ जिसमें वो हमेशा तैयार रहते थे टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर कंज्यूमर्स। तो एक शाम रतन टाटा सर अपनी मीटिंग के दौरान जाते वक्त ट्रैफिक जैम में फंसे थे और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि एक स्कूटर पर 4 या 5 लोगों की फैमिली ट्रैवल कर रही है और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगे ये बात। बारिश हो रही थी, वो फैमिली भीग रही थी, बच्चे उन्होंने अपने पास बैठाए हुए थे, स्कूटर पे ट्रैवल कर रहे थे, और वहाँ से जन्म लिया उनका विजन और उनका सपना टू मेक ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। इस इंसिडेंट के 4 साल बाद उन्होंने नैनो लॉन्च की। नैनो इंडिया की चीपेस्ट कार थी जिसमें वो चाहते थे कि वो इंडियन ऑडियंस के लिए, इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन को चीप कर दें, अफोर्डेबल कर दें और इजी कर दें और प्रोटेक्टेड कर दें। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी और बिजनेसमैन ने स्कूटर पे 4-5 लोगों को जाते हुए नहीं देखा होगा, मगर वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये बात नोटिस की और इस पर एक्शन लिया। चाहे नैनो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित नहीं हुआ इंडियन ऑडियंस के लिए, इंडियन मार्केट में, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग बहुत गलत तरीके से हुई, इंडियाज़ चीपेस्ट कार, तो इंडियन ऑडियंस ने उसको नहीं परचेज़ किया कि हम अगर वो कार परचेज़ करते हैं तो हमें ऐसा देखा जाएगा कि चीपेस्ट कार चला रहा है। मगर उनका इंटेंशन बिहाइंड दिस प्रोडक्ट वॉज टू केटर इंडियन ऑडियंसेस, वॉज टू प्रोवाइड अ प्रोडक्ट जो उस तबके की ऑडियंस को केटर करता है और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। Even if Nano was not a financial success, but it deeply represented the needs of the common man. So basically, Tata's willingness to experiment and innovate even in saturated market is something that we all can learn. लेसन नंबर 4, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। इन वन ऑफ द इंटरव्यूज़ उनके लॉयर ने डिस्क्लोज़ किया कि एक चीज़ में मिस्टर रतन टाटा कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, वो थी उनके एथिक्स। ही ऑलवेज़ मेड श्योर कि जितनी भी बिज़नेस की डीलिंग्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, इवन इफ़ उन्हें बहुत अच्छी डील से हाथ क्यों ना धोना पड़े। उन्होंने एक केस बताया कि वो एक बहुत ही बड़ी बिज़नेस डील के लिए, जिसके लिए वो महीनों से चेस कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो बिज़नेस डील कन्वर्ट हो जाए, और वो जब कन्वर्ट होने पे आई तब उन्होंने उस डील को करने से मना कर दिया, बिकॉज़ उस नेगोशिएशन में बहुत करप्शन इन्वॉल्व थी एंड वो एक एयरलाइन इंडस्ट्री की डील थी। एंड पूरी मैनेजर्स को, पूरी उनकी टीम को पता था कि मिस्टर रतन टाटा के लिए वो डील कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि वो काफ़ी महीनों से उसको करना चाह रहे थे। एंड जब फाइनली वो डील करने की बात आई तो उन्होंने अपने एथिक्स के साथ बिल्कुल भी ट्वीक नहीं किया और वो टिके रहे अपनी एथिक्स के ऊपर, अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर, और उन्होंने वो डील कॉल ऑफ कर दी। आई मीन ये बात बोलने में और सुनने में बड़ी बेसिक सी लगती है कि क्या ही हुआ, डील ही तो कॉल ऑफ कर दी, मगर इमेजिन करके देखो कि जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम कर रहे होते हो और जब लाखों, करोड़ों, अरबों की डीलिंग्स चल रही होती हैं
और आपको अच्छा मुनाफा भी मिल रहा होता है, तो हर इंसान ना अपने मॉरल्स एंड एथिक्स को थोड़ा बहुत ट्वीक कर लेता है, एडजस्टमेंट्स कर लेता है, स्पेसिफिकली बिजनेस वर्ल्ड में, टू मेक थिंग्स हैपन। मगर वो एक ऐसे इंसान रहे हैं हु ऑलवेज प्रायोरिटाइज हिज एथिक्स, मॉरल्स एंड इंटेग्रिटी अबव एवरीथिंग। उनका मानना ये था कि ना कि सिर्फ सस्टेनेबल बिजनेस के लिए बट एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए बैकबोन है ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी। सो दिस इज समथिंग दैट यू वुड वांट टू लर्न फ्रॉम हिम। एंड नंबर 5 इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी। वॉरेन बफे वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट मैन हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में डोनेट किए हैं $32 बिलियन। बिल गेट्स 14th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में डोनेट किए हैं $79 बिलियन। और मिस्टर रतन टाटा वर्ल्ड के रिचेस्ट लिस्ट में आते ही नहीं हैं, वो इंडिया के 421st रिचेस्ट मैन हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में डोनेट किए हैं $102 बिलियन। मैं यहाँ पे स्टैट्स को लाकर कंपैरिजन नहीं क्रिएट कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ये एग्जांपल दे के सिर्फ ये दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो उन लोगों में से नहीं हैं जो बोलें दैट आई बिलीव इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी। ही डिड इट एंड ही केप्ट डूइंग इट। उन्होंने ये हमेशा साबित किया है और करते रहे हैं। टाटा सन्स के 66% कैपिटल चैरिटी में जाता है, whether it's education, health sector or development in rural areas. In so many ways he's been giving back to the society. His journey is the best example that true leadership, it's not just about creating wealth, but it's about creating long lasting impact in the society and in the world. By this I sum up this entire video. Do let me know in the comment section below कि ऐसे और कौन से points हैं जो मैंने मिस कर दिए that we can learn from him. And प्लीज़ डू टैग मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से को उठा के देख लो, शायद आपको उस हिस्से में टाटा कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। चाहे वो नमक हो और चाहे वो चाय हो, चाहे वो गाड़ी हो टाटा मोटर्स, चाहे वो प्लेन हो विस्तारा और एयर इंडिया, चाहे वो कपड़े हो वेस्ट साइड और ज़ूडियो, चाहे वो ज्वेलरी हो तनिष्क, चाहे वो टाटा कंसल्टेंसी हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल्स हो। इतने सारे एरियाज़ में हमें उनका काम, उनकी स्टाइल ऑफ लीडरशिप देखने को मिलती है। एंड इस पूरी एम्पायर को, इस ज़िंदगी को सलाम, इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप को सलाम, क्योंकि शायद ही वो एक वन ऑफ द रेयरेस्ट इंडिविजुअल्स हैं, एक बिजनेस पर्सन हैं जिनको हम सिर्फ बिजनेस पर्सन की नज़रों से नहीं देखते। वी ऑल हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड वी विल ऑलवेज मिस हिम, हिज फिजिकल प्रेजेंस, बट उन्होंने अपनी लेगेसी अपने लेसन्स के द्वारा छोड़ी है। अगर आप चाहे तो उसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हो। ऑन दिस नोट आई give heartfelt condolences to the entire Tata Group and their family and people who are close to them, but we will always miss them, and I really hope you have found value in this entire podcast. If you did, please make sure you share it with people who may need it the most. And on this note, I will see you on every Thursday and Saturday 7 p.m.